सल्फर की अक्रेंस के बारे में तो आप जानते ही हैं। सल्फर आपको मेनली सल्फाइड ओर्स में मिलता है, सल्फाइड ओर्स में। दूसरे नंबर पर सल्फेट में मिलता है सल्फाइड ओर। आप जानते हैं पीबीएस का क्या नाम है? पीबीएस को क्या कहते हैं? गैलेना। जेडएनएस को क्या कहते हैं? स्फेलेराइट। ठीक है, तो आप लिस्ट लिख सकते हैं, सल्फाइड ओर्स में होता है। दूसरे नंबर पे सल्फर होता है सल्फेट्स में, सल्फेट्स में। MgSO4.7H2O का क्या नाम है? इप्सम सॉल्ट। Na2SO4.10H2O का क्या नाम है? ग्लोबल सॉल्ट। एक और आपको लिख देता हूं, CaSO4.2H2O का क्या नाम है? पॉइंट ये है कि सल्फर सल्फाइड फॉर्म में मिलता है, सल्फर सल्फेट फॉर्म में मिलता है। ये दो मेजर अक्रेंस हैं सल्फर के, मेजर अक्रेंस हैं सल्फर के। ठीक है, और तीसरा ये कि रेडीमेड सल्फर बेड भी होते हैं अर्थ के अंदर। रेडीमेड सल्फर बेड भी होते हैं। सल्फर बेड से सल्फर कैसे हम बाहर निकालते हैं? सल्फर बेड से सल्फर कैसे बाहर निकालते हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे टूथपेस्ट से पेस्ट बाहर निकालते हैं। टूथपेस्ट से पेस्ट बाहर कैसे निकालते हैं? स्क्वीज करके, स्क्वीज करके। बिल्कुल वही तरीका है सल्फर बेड से सल्फर निकालना। जैसे ये है अर्थ और यहां कहीं सल्फर बेड है, ये सल्फर बेड है। अब इसको हमें बाहर निकालना है। क्या करेंगे? इस सल्फर बेड को हमें बाहर निकालना है। व्हाट टू डू? तो हम क्या करते हैं, वही तरीका अपनाते हैं जो आपने फॉलो किया हुआ है वो टूथपेस्ट निकालने के लिए। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आप हॉट वाटर पास कराते हैं, हॉट वाटर यहां से, और वो भी हाई प्रेशर पे। इस वाटर की खासियत ये होनी चाहिए कि इसका टेम्परेचर सल्फर के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ S, जो H2O वेपर्स आप पास करा रहे हैं। इससे होगा क्या, इतना हॉट वाटर जब यहां पे आएगा, व्हाट विल हैपन, ये जो सॉलिड सल्फर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा यशवीर, बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा नहीं कह रहा हूं बेटा मैं। तो सॉलिड सल्फर कन्वर्ट हो जाएगा एक्वस सल्फर में,
जहां जहां पार्ट जाएगा वो पार्ट मेल्ट कर जाएगा। वो पार्ट मेल्ट कर जाएगा। फिर इस मेल्ट पार्ट को बाहर कैसे निकालें? बिल्कुल टूथपेस्ट का तरीका अपनाना है, बिल्कुल टूथपेस्ट वाला। क्या तरीका टूथपेस्ट वाला? एक एक आप पाइप लेंगे जो थोड़ा डेप्थ में रहेगा, इनसे थोड़ा डेप्थ में, इनसे थोड़ा डेप्थ में होगा। इस पाइप के थ्रू हम पास कराते हैं हॉट एयर एट हाई प्रेशर। इससे पास करानी है आपको इनफैक्ट कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड एयर जब आप ब्लो करेंगे देन व्हाट विल हैपन? तो अभी इसके लिए एक अरेंजमेंट और बनानी होती है, वो है साइड में एम्प्टी पाइप आप डिप कर दो। एम्प्टी पाइप बिल्कुल जितनी डेप्थ पे आपने एयर पाइप को डाला है उतनी ही डेप्थ में। देन व्हाट विल हैपन? इससे होगा क्या, आप यहां से सल्फर कलेक्ट कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे क्या होने वाला है। हॉट एयर आएगी, हॉट एयर से ये जो लिक्विड सल्फर बनती जा रही है वो इन पाइप के थ्रू अपवर्ड राइज करेगी। कंप्रेस्ड एयर आएगी, जितना हाई प्रेशर पे एयर पंप करेंगे लिक्विड ऊपर की ओर जाएगा और यहां से आप सल्फर कलेक्ट कर सकते हैं। एक्वस सल्फर होगी वो, पर वाटर अपने आप इवापोरेट हो जाएगा क्योंकि वाटर तो ऑलरेडी हमने हाई टेम्परेचर पर ले रखा है, प्रेशर से हमने टेम्परेचर रेज किया, तो यहां से इनफैक्ट प्योर सल्फर मिलती है आपको। इस पूरे मेथड का नाम है फ्राश प्रोसेस। सबको समझ में आ गया मेथड? बिल्कुल आसान है, इसमें कोई टेक्नोलॉजी तो है नहीं, प्रैक्टिकल बात है, फिजिकल प्रोसेस है सारा का सारा, फिजिकल प्रोसेस है सारा। ठीक है, नाउ राइट डाउन एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। जो सल्फर मिलते हैं उसके कितने एलोट्रोप्स होते हैं? एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। एलोट्रोप्स आप जानते हैं क्या है डेफिनेशन एलोट्रोप्स की? एलोट्रोप्स का मतलब क्या है? बार बार लिखा करो, सेम एलिमेंट इन डिफरेंट बॉन्डिंग, सेम एलिमेंट इन डिफरेंट बॉन्डिंग, और डिफरेंट पैकिंग भी हो सकता है। तो सल्फर के कई एलोट्रोप्स होते हैं, बट कुछ सल्फर मैं लिख रहा हूं जिससे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जैसे रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, और एक सिंपल सा आइडिया ले लें, प्लास्टिक सल्फर।
मोनोक्लिनिक सल्फर हो या कोई भी सल्फर हो, है क्या इसमें मामला? ये जो सल्फर की मॉलिक्यूलर फॉर्म है S8, ये किस तरह की होती है मॉलिक्यूलर फॉर्म सल्फर की? क्राउन शेप में होती है। ये है मॉलिक्यूलर सल्फर, क्राउन शेप। क्राउन शेप, ये क्राउन शेप को एक आप पॉइंट मास की तरह ट्रीट करें, थिंक लाइक अ पॉइंट मास। अब आप सॉलिड स्टेट चैप्टर को याद करें और ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक पे उसको याद करें आप, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल को। ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल में आपने पढ़ा होगा, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल में आपने ये पढ़ा होगा कि A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। याद आ रहा हो आपको? तो इस यूनिट सेल में, इस यूनिट सेल में कॉर्नर्स पे सोचो या लैटिस साइट पे सोचो कि S8 है, तो जो भी पैकिंग जनरेट होगी वो है रोम्बिक सल्फर, और पूरा नाम है ऑर्थोरोम्बिक सल्फर, ऑर्थोरोम्बिक सल्फर, या इसी को एल्फा सल्फर भी कह देते हैं, इसी को एल्फा सल्फर भी कह देते हैं। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक सल्फर कह दो या एल्फा सल्फर कह दो, या एक और नाम दे सकते हैं, येलो सल्फर भी कहते हैं, इसके कलर पे बेस्ड। जैसे कोई ब्लैक कलर का दिखता है ना तो उसका नाम कालू पड़ जाता है, तो इसका नाम भी पड़ गया येलो सल्फर। कोई रेड कलर का है तो उसका नाम लालू पड़ जाता है। कोई गोल गोल है, सिलिंड्रिकल है, तो उसका नाम क्या पड़ेगा? गोलू। तो जो जैसा दिखता है उस बेसिस पे भी नाम पड़ जाते हैं, तो इसका नाम पड़ गया येलो सल्फर। अब आप तो ये जानते हैं कि ये सारे के सारे एस एस बॉन्ड पोलर बॉन्ड है या नॉन पोलर? सिंपल बॉन्डिंग की बात पूछ रहा हूं, सारे बॉन्ड नॉन पोलर हैं, मतलब पूरा एसिड मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। अब अगर कोई आपसे एक बॉन्डिंग बेस्ड प्रॉब्लम पूछे, ऑब्जेक्टिव में आई हुई है, पुरानी प्रॉब्लम है, कि बताओ ये ऑर्थोरोम्बिक सल्फर किस में सॉल्युबल है, वाटर में या कार्बन डाइसल्फाइड में, किस में सॉल्युबल है? तो नॉन पोलर में सॉल्युबल होगी, कार्बन डाइसल्फाइड में। ओके, जल्दी लिखो दूसरा,
मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। कोई भी आप में से मोनोक्लिनिक के पैरामीटर्स बता सकता है, सेल पैरामीटर्स? मोनोक्लिनिक सल्फर को बीटा सल्फर भी कहते हैं। कोई भी इसके सेल पैरामीटर बता सकता है? ए बी सी अल्फा बीटा गामा, मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक में तीनों साइड्स तो अनइक्वल होती हैं, तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं। दो एंगल इसमें 90 डिग्री होते हैं, एनी टू एंगल 90 डिग्री, एंड थर्ड कोई भी एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। तो इस यूनिट सेल के लेटेस्ट साइट पे सोचिए कि S8 प्रेजेंट है, तो जो सॉलिड बना उसका नाम है मोनोक्लिनिक सल्फर। तो जो आपने अल्फा सल्फर बनाया था, अल्फा सल्फर को आप हीट कर दें तो आपको बीटा सल्फर मिल जाता है, नियरली 96 डिग्री सेल्सियस। एनसीईआरटी में ये डाटा है, आपको याद करना है। सावन बेटा, आपके क्वेश्चंस में बता नहीं सकता। आपके क्वेश्चंस ही ऐसे होते हैं जो मुझे सुपर ज्ञानी बना देंगे, मुझे जीनियस बना देंगे। अगर मैं आपके क्वेश्चन के आंसर करना सीख गया तो मैं जीनियस बन जाऊंगा, अगर आपके क्वेश्चन का आंसर कर पाया तो। बेटा सॉलिड स्टेट में आपने पढ़ा होगा, बार बार मैंने कहा होगा, डी ब्लॉक में आपने पढ़ा होगा, डी ब्लॉक में पैकिंग की एक टेबल दी गई है। वहां भी मैंने कहा होगा कि जिसको ये पैकिंग याद है वो तो फिर भगवान ही है। अगर किसी को पैकिंग याद है, बीसीसी, एफसीसी, सीसीपी, तो फिर तो वो भगवान हो गया। फिर भी मैंने कुछ एग्जाम्पल तो दे ही दिए जो याद हो सकते हैं। पैकिंग डेफिनेटली कोई ना कोई होगी, पर मुझे याद नहीं बेटा। आप में अगर याद रखने की पावर है तो याद कर लेना ढूंढ के। बट इतना मैं गारंटी आपको लिख के दे सकता हूं कि कभी भी लाइफ में किसी भी कंपटीशन में ये नहीं पूछा जाएगा कि अल्फा सल्फर कौन सी पैकिंग में आता है। ये मैं गारंटी आपको दे सकता हूं। तो अगर आपको इन फालतू के टाइम है तो करते रहो बेटा खराब। इतनी बार बता दिया, डी ब्लॉक में एक टेबल बनी हुई है एनसीईआरटी बुक में, मैंने उस वक्त भी बताया आपको बेटा कि ये डाटा याद नहीं करने ना कोई याद कर पाता है। अगर आपने याद रख लिए हैं तो बहुत बढ़िया। डी ब्लॉक खोलना, देखना सारे पूरे डी ब्लॉक के मेटल की पैकिंग लिखी हुई है, पहले उसको याद कर लो, फिर अल्फा सल्फर बीटा सल्फर की बात करेंगे। तो देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
ये अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर में कन्वर्जन है। इसको केल्विन में बदलो जरा, 96 को केल्विन में बदलो, कितना आता है ये? हाँ, 369। 369 याद रखना आसान है। 369 टेम्परेचर याद रखना आसान है। 96 भी याद रखना आसान है, मुझे याद इसीलिए रहा। 9 और 6 एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, नीचे मिरर रख दो तो 6 बन जाता है। 369 केल्विन याद रखना भी आसान है। रियलिटी ये है कि 369 पे ये इक्विलिब्रियम होता है। 369 पे अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूं जो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। ये डाटा आपको याद नहीं करने, डाटा आपको याद नहीं करने, बट मैं एक दूसरा डाटा दे रहा हूं, वो है डेंसिटी। डेंसिटी के डाटा याद नहीं करने, आपको वो पता होना चाहिए इनका ऑर्डर। तो डेंसिटी अल्फा सल्फर की ज्यादा होती है बीटा सल्फर से। या ये कहें कि ऑर्थोरोम्बिक सल्फर की ज्यादा होती है मोनोक्लिनिक से। आप बताओ, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ पी ऑन इक्विलिब्रियम? ऑप्शन है फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड शिफ्ट करेगा और नो इफेक्ट। ध्यान देना, ये दोनों सॉलिड हैं, ये दोनों सॉलिड हैं। तो बिल्कुल ठीक आंसर है। जब आप पी इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम टुवार्ड्स मोर डेंस सॉलिड की ओर जाएगा, मोर डेंस सब्सटेंस की ओर जाएगा। तो पी इंक्रीज करने पे हमें अल्फा सल्फर मिलेगा। तो आपको डेंसिटी के डाटा याद नहीं करने, बट डेंसिटी का कंपैरिजन याद रखना। दूसरा पॉइंट बताओ आप, अगर मैं आपसे कह दूं कि ये एक्स एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक, तो बताओ अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करें 369 केल्विन से आगे ले जाएं तो किसका परसेंट बढ़ेगा, किसका फ्रैक्शन बढ़ेगा? तो आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा है ऑलरेडी। एंडोथर्मिक इक्विलिब्रियम का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें देन दे शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड। एंडोथर्मिक इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर।
समझ में आ गया? इतना आप याद रख सकते हैं। अगर किसी के पास टाइम है तो इनकी पैकिंग भी याद रख लो, BCC FCC, अगर टाइम है तो याद रख सको तो कोशिश करके देख लो। डेंसिटी के डाटा याद नहीं करने, ऑर्डर आपको याद रखना है। जल्दी करो, लिख लिया इतना? ओके। अब देखो ये जो सल्फर है S8 मॉलिक्यूल, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करें तो ये S6 में आ जाता है, और इंक्रीज करें टेम्परेचर तो ये S2 में आ जाता है। ये इनफैक्ट ये याद रखना आसान है, टेम्परेचर 1000 केल्विन। तो 1000 केल्विन से ऊपर अगर सल्फर को ले जाएं तो ये S2 फॉर्म में मिलता है। अब आप कहोगे S2 एग्जिस्ट कैसे करता है? तो S2 को एक्सप्लेन करने के लिए आपको MOT की जरूरत पड़ेगी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो सकता। बट आपको MOT पढ़नी नहीं है सल्फर की, केवल सेकंड पीरियड वालों की पढ़नी है, थर्ड पीरियड की नहीं MOT आपके सिलेबस में। आपके सिलेबस में MOT है केवल सेकंड पीरियड तक। फिर भी अगर आपसे कि मैं ये हिंट दे दूं कि O2 और S2 का मैग्नेटिक नेचर सेम है, तो बता सकते हो वो S2 का मैग्नेटिक नेचर क्या है? पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? O2 और S2 का मैग्नेटिक नेचर सेम है। तो बिल्कुल ठीक है। O2 के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पैरामैग्नेटिक है ये। तो S2 भी पैरामैग्नेटिक होता है। S2 भी पैरामैग्नेटिक है। तो आपको सल्फर के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, इतनी आप प्रैक्टिस कर लो, याद हो जाएगा आपको। S8 रिंग किस कंडीशन में एग्जिस्ट करती है? ये कौन सा क्वेश्चन है आपका बेटा? ये कौन सा क्वेश्चन है आपका? नॉर्मल कंडीशन में S8 ही एग्जिस्ट करता है। कौन सा रिंग स्ट्रक्चर है इसका बेटा? क्यों टाइम खराब कराते हो आप, हर चीज में ब्रेक लगा देते हो। ये रिंग स्ट्रक्चर नहीं है एसिड जो हमने बनाया, ये साइक्लिक नहीं है क्या बेटा? और कौन सा रिंग स्ट्रक्चर एसिड का होता है? रिंग मतलब साइकिल। ये कहां पढ़ दिया बेटा सर्कुलर स्ट्रक्चर सल्फर का? ये इंफॉर्मेशन कहां से आई आपके पास? सल्फर में मैंने शुरुआत की, कई एलोट्रोप्स होते हैं, गिनती नहीं है, कई एलोट्रोप्स होते हैं। मैं आपको केवल सिलेक्टेड सल्फर की बात कर रहा हूं। जो आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट में मिलते हैं, सिग्निफिकेंट अमाउंट में जो आपको मिलते हैं, और
नॉर्मल कंडीशंस में मिलते हैं। नॉर्मल कंडीशंस मतलब 1 एटमॉस्फेयर 25 डिग्री सेल्सियस, वही चीज तो हम पढ़ेंगे। जो स्पेशल कंडीशंस में बनते हैं उनको थोड़ी पढ़ेंगे, या फिर बहुत जरूरी हो तब पढ़ते हैं। अब S2 थोड़ी पढ़ेंगे हम, O2 हमने पढ़ लिया, S2 थोड़ी पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे S2? क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन में मिलेगा ही नहीं, 1000 केल्विन ऊपर टेम्परेचर होगा तभी बनेगा। अब उस एटमॉस्फेयर में जाके आप उसकी स्टडी करो या यूज करो। बहुत बहुत स्लो हो जाता है सिलेबस इस तरह से अननेसेसरी बातें पूछने से। मैंने आपको ये कहा, अभी वर्ड यहाँ पे मैंने ये रिपीट किया बेटा, मैं रिपीट करता हूं कि आपको सल्फर के बारे में इतना ही जानना है इस लेवल पे। मैंने ये नहीं कहा कि सल्फर की केवल इतनी सी नॉलेज है। दूसरा, मैंने ये यहां से शुरू किया कि सल्फर के कई एलोट्रोप्स होते हैं। सल्फर में जो नंबर होता है ना, वो 6 से लेके 20 तक नंबर होता है। एनसीईआरटी में पढ़ना, डाटा मिलेगा। डाटा याद होते नहीं है। सल्फर में जो एटोमिसिटी है 6 to 20 तक होती है। अब आपके पास अगर फालतू टाइम है तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 तक पढ़ते रहो। सबके एग्जिस्टेंस की कंडीशन याद करते रहो अगर आपके पास टाइम है तो। बेटा मैंने आपको ये कहा कि हम इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं। नंबर 1। और अभी अभी नीट 2020 खत्म हुआ है, पेपर आप देख लो बेटा, पेपर आप देख लो। आपको रिलीवेंट रहना है। जो बच्चे रिलीवेंट रहे हैं उनने अच्छी रैंक ले ली। रिलीवेंट मतलब, व्हाट डू वी मीन बाय रिलीवेंट? इंग्लिश में कहते हैं ना, टॉकिंग लंदन लुकिंग टोक्यो। क्या ये अच्छा लगेगा? टॉकिंग लंदन लुकिंग टोक्यो, क्या इससे आपको सक्सेस मिल जाएगी? तो क्यों टाइम खराब करते हैं अननेसेसरी चीजों में? आपको रिसर्च करना है, करो। आपको बीसीसी एफसीसी याद करना है, करो। आपको 6 to 20 तक अरेंजमेंट याद करनी है, करो। बट ये मैं बेटा गारंटी दे सकता हूं कि इससे आपकी रैंक खराब होगी, अच्छी नहीं होगी। कंपटीशन में आपका परफॉर्मेंस खराब होगा, अच्छा नहीं होगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं आज। अगर आप 6 to 20 तक पढ़ोगे, काम का तो यही तीनों है, आने इन्हीं तीनों पे है। तो मैंने अभी कहा नहीं बेटा कि सावन बेटा, अगर मैं आपके क्वेश्चन के आंसर करना सीख गया, मैं अनेबल हूं आपके क्वेश्चन के आंसर करने में, बट अगर मैं सीख गया तो मैं जीनियस हो जाऊंगा। मुद्दे की बात पे आते हैं, काम की चीज पे आते हैं। देखो मैं क्या बता रहा था। अब इसमें 15 मिनट बिना बात के खराब हो गए।
हाँ, मैं ये इसकी बात कर रहा था। अच्छा, कि S2 पैरामैग्नेटिक होता है लाइक O2। S2 पैरामैग्नेटिक होता है लाइक O2। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनाना आपको। मैं रिपीट कर दूं, MOT आपके केवल सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के लिए है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट की MOT आपके इंजीनियरिंग मेडिकल एग्जाम का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इतना आपको सल्फर के बारे में पता होना चाहिए। नाउ राइट डाउन कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। इसमें फर्स्ट लिखो सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनेगा, आप सारे मेथड्स ऑलरेडी लिख चुके हैं। सल्फर की डायरेक्ट बर्निंग कर सकते हैं, डायरेक्ट, या याद करो रोस्टिंग को, मेटलर्जी में रोस्टिंग को, मेटल सल्फाइड को आप एयर की प्रेजेंस में हीट करो, SO2 बनती है। मेटल सल्फाइड को, हाँ एसिड बेस पे आएंगे अभी। रोस्टिंग कर लिया आपने, O2 के साथ मैं कंबशन की बात कर रहा हूं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करो जिसमें सल्फर हो, तो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में आएगा, H2O में आएगा, और सल्फर आपको SO2 देगा। आप बताओ मुझे, FeS2 को बर्न करें O2 के साथ, O2 में आप लिख ही चुके हैं, क्या क्या बनता है? O2 में आप इसको लिख चुके हैं, आपने रोज उसमें भी लिखा होगा, मेटलर्जी में भी Fe2O3 और SO2 बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड ही बनती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड नहीं। तो एक तो ये है आपके पास, जो हमने ऑक्सीजन की हेल्प से किया। ये तीनों मेथड सिमिलर ही है, कंबशन ही है। फोर्थ मेथड लिखो, फोर्थ वन। अब मान लीजिए आपके पास डाइल्यूट H2SO4 है, डाइल्यूट H2SO4। तो क्या डाइल्यूट H2SO4 से SO3 गैस बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। किसी भी सल्फाइड सॉल्ट में, किसी भी सल्फाइड सॉल्ट में, सल्फाइड सॉल्ट सॉरी, डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl डाल दो। कंसंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट। तो इससे SO2 नहीं आएगी, SO2 आएगी सल्फाइड सॉल्ट, ये SO2 में कन्वर्ट होगा। ये तो प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल है। आप HCl भी ले सकते हो, तो H2SO4 का H+ आयन यूज हुआ। ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है तो ऐसे लिख सकते हो। मान लो इसका सोडियम सॉल्ट ले लिया आपने, डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया, क्या बनेगा? Na2SO4 बन जाएगा, SO2 + H2O बन जाएगा। HCl ले सकते हैं H2SO4 की जगह, क्योंकि हमें तो H+ आयन चाहिए।
H+ आयन चाहिए। सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। तो आपको एसिड चाहिए, ऑर्गेनिक एसिड भी हो सकते हैं इनकी जगह, इनकी जगह ऑर्गेनिक एसिड भी हो सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। RCOONA बन जाएगा, RCONA बन जाएगा, H2O बनेगा और SO2 इवॉल्व होगी। ऑर्गेनिक एसिड भी ले सकते हैं आप, कार्बोक्सिलिक एसिड। सीधे सीधे मैंने लिख दिया कि डाइल्यूट एसिड चाहिए आपको, सल्फाइड सॉल्ट चाहिए। ये है बेस रिएक्शन, काम की चीज इतनी सी है। ये दिमाग में रख लिया तो ये सारी रिएक्शन अपने आप लिख सकते हैं, और भी कई रिएक्शन आप लिख सकते हैं। सल्फाइड सॉल्ट से ये बन जाएगा, सल्फाइड सॉल्ट। बट अगर आप चाहते हो कि सीधे H2SO4 से SO2 आ जाए, तो वो है पॉसिबिलिटी। वो ये है कि आपके पास लेस रिएक्टिव मेटल हो, लेस रिएक्टिव मेटल, और उसमें ऐड करो हॉट एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, हॉट एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, तो आपको SO2 गैस मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कॉपर है, डाइल्यूट H2SO4 डाल दो, रिएक्शन ही नहीं होगी। बट अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, हॉट एंड कंसंट्रेटेड, रिएक्शन हो जाएगी। क्या क्या बनेगा बता सकते हो? तो हॉट एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 ऑक्सीडेंट का काम करता है, बात ये है। H2 डाइल्यूट H2SO4 ऑक्सीडेंट नहीं होता, हॉट एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 ऑक्सीडेंट का काम करता है। तो इससे बनेगा CuSO4 प्लस H2O प्लस SO2। कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया, कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया, 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर में आया, तो ये H2SO4 ऑक्सीडेंट का काम कर रहा है। अब अगर H2SO4 ऑक्सीडेंट का काम कर रहा है तो रिडक्शन भी होना चाहिए। इसका रिडक्शन होगा तो SO2 गैस आएगी। +6 ऑक्सीडेशन नंबर से +4 का मतलब है रिडक्शन ऑफ H2SO4। कॉपर की जगह आप सिल्वर ले सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं, इवन जिंक भी ले सकते हैं। Zn अगर लेंगे, ध्यान देना, और डाइल्यूट H2SO4 लेंगे, तब तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। और अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड लिबरेट होगी।
इसी तरह से नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शंस, नॉन मेटल्स के साथ, बट ध्यान रहे कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना, हॉट एंड कंसंट्रेटेड। हॉट एंड कंसंट्रेटेड। बताओ क्या बनेगा? ऑलरेडी आप सारा लिख चुके हैं, सारा लिख चुके हैं, जल्दी करो। हाँ बिल्कुल ठीक है यहां तक। ये होगा H3PO4 और SO2 बनेगी गैस, HiO3 और H2O गैस बनेगी, SO2 सॉरी। इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। ठीक है। और अगर कोई प्रोसेस जबरदस्ती कराना हो, जबरदस्ती, तो जैसे इसमें हाइड्रोजन की जगह कैल्शियम सल्फेट ले लो, यू नीड अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, SO2 इवॉल्व होगी। एसिड की जगह सॉल्ट ले लो, तो ये तो सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन है। जल्दी जल्दी लिखो, नेक्स्ट लिखो, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में ये बात ध्यान देनी है आपको, नंबर 1 कि सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडेंट भी है और रिडक्टेंट भी है। क्यों है ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट? ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट क्यों है ये? इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर है, बिल्कुल ठीक, +4 है। हाईएस्ट कितनी हो सकती है? +6 और लोएस्ट -2। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका डोमिनेटिंग बिहेवियर कौन सा, अगर मान लीजिए एग्जाम में प्रॉब्लम आ जाए और वो कहें कि SO2 बिहेव्स मेनली एज,
अगर ये पूछ लिया जाए तो डोमिनेटिंग बिहेवियर बताना, मेन बिहेवियर बताना। तो मेन बिहेवियर है इसका एज रिडक्टेंट। क्यों है एज रिडक्टेंट? व्हाई नॉट एज ऑक्सीडेंट? ऑब्वियस सी बात है, हायर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा स्टेबल होगी, इसलिए है। यही तो बताना है, ज्यादा स्टेबल क्यों है। आंसर है सल्फर ग्रुप में टॉप पे है। सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर टॉप 2 एलिमेंट है। और आपको ये मालूम है कि जो एलिमेंट ऊपर होते हैं उनके लिए हायर ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होती है, जो बॉटम पे होते हैं उनके लिए लोअर ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होती है। तो सल्फर के लिए +6 ऑक्सीडेशन नंबर मोर स्टेबल है, इसलिए ये रिडक्टेंट की तरह मेनली काम करता है। अगर यहां पे मेनली वर्ड ना आए तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा बोथ। तो जल्दी जल्दी रिएक्शंस लिखो। हम इसको मान के चल रहे हैं सबसे पहले कि ये एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है। अगर SO2 एसिडिक ऑक्साइड है तो सीधा सा है, इसकी रिएक्शन बेसिक ऑक्साइड के साथ होगी, इसकी रिएक्शन बेस के साथ होगी, इसकी रिएक्शन बेसिक सॉल्ट के साथ भी होगी। कोई प्रॉब्लम हो किसी को बताओ। ये कॉमन बात है, कंक्लूड करने में कोई दिक्कत हो? और फिर रिएक्शन लिखना बहुत आसान है। अगर बेसिक ऑक्साइड से रिएक्शन लिखनी है तो कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, बेरियम ऑक्साइड ले लो, सोडियम ऑक्साइड ले लो। एस ब्लॉक के सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं। तो सल्फाइट बनेगा या सल्फेट बनेंगे? आंसर है सल्फाइट मिलेगा। अभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे पढ़ने जा रहे हैं, वहां से भी आप इसको समझ सकते हैं। कैसे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी कि जो हेट्रोपाई बॉन्ड होते हैं, जो सारे एसिडिक ऑक्साइड में मिलेंगे, सारे एसिडिक ऑक्साइड में यही लॉजिक है। हेट्रोपाई बॉन्ड किसकी प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है? न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में। हेट्रोपाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में ब्रेक होता है। तो ये सल्फर पे अटैक करेगा और पाई बॉन्ड को तोड़ देगा। सल्फर पे ही अटैक करेगा, पाई बॉन्ड को तोड़ देगा। एक पाई बॉन्ड टूट गया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहां से अटैच हो गया एक और ऑक्सीजन, ये बन गया सल्फाइट आयन। ये सारे एसिडिक ऑक्साइड में यही लॉजिक है, सारे एसिडिक ऑक्साइड में।
इनफैक्ट इनके हाइड्रोलिसिस की भी यही रिएक्शन है। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, आपके पास H2O है, हाइड्रोलिसिस करें इनका, आपको मालूम है कि एसिडिक ऑक्साइड के हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है, होगा क्या, ये ऑक्सीजन के पास दो दो लॉन पेयर हैं, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये सल्फर पे अटैक करके एसओ पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगी। ये बनेगा पहले, और फिर दोनों ऑक्सीजन को न्यूट्रल करना है तो यहां से H फ्री करना पड़ेगा, यहां से H फ्री होगा और ये भी न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये बन गया H2SO3। ये दोनों रिएक्शन कॉमन है, बिल्कुल काम की चीज ये है, हेट्रोपाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे ऑक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे वाटर न्यूक्लियोफाइल है। लिख लिया इन रिएक्शंस को, इन सब की रिएक्शन मैकेनिज्म यही है, और बेस के साथ भी यही होती है। अगर आप NaOH या KOH के थ्रू सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करें, ये एब्जॉर्ब हो जाती है, NaHSO3 बनता है, बेस के थ्रू पास करो। अब इसको समझना है तो इसमें भी वही काम हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा। ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन इसके पाई बॉन्ड को तोड़ रहा है, ये बाइसल्फाइड आयन बन जाएगा। चलो जल्दी जल्दी लिखो। अब मैं आपको एक लॉजिकल प्रॉब्लम दे रहा हूं, देखें आप में से कौन सोच पाता है। आप बताओ मुझे, सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्ट NaCl से रिएक्ट करेगा या फिर Na2CO3 से, या दोनों से, या किसी एक से? अगर आपको जस्ट इतना प्रिडिक्ट करना हो कि SO2 NaCl के एक्वस सॉल्यूशन के थ्रू पास कराया, Na2CO3 के एक्वस सॉल्यूशन के थ्रू पास कराया, दोनों से रिएक्ट करेगा या किसी एक से, या किसी से भी नहीं? तो आप लोग बहुत बढ़िया समझ रहे हैं केमिस्ट्री, मुझे ऐसा लगता है, अदरवाइज पब्लिक रटती है। NaCl से रिएक्शन क्यों नहीं होगी और Na2CO3 से रिएक्शन क्यों हो जाएगी? तो NaCl न्यूट्रल सॉल्ट है, NaCl न्यूट्रल सॉल्ट है और Na2CO3 बेसिक सॉल्ट है।
इनके एक्वस सॉल्यूशन है, एक्चुअल में ड्राई नहीं है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये NaHSO3 बनेगा, ये एक्चुअल में NaHSO3 बनेगा, एक्वस सॉल्ट है, NaHSO3 लिखो। कैसे, ध्यान दो, आपको ये मालूम है कि कार्बोनेट आयन का हाइड्रोलिसिस हो जाता है और इससे मीडियम में बेस आएगा, इसलिए तो इसको बेसिक सॉल्ट कहते हैं। और बेस रिएक्ट करेगा SO2 से, Cl- का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, ना तो Na+ का होता है ना Cl- का, इसलिए ये न्यूट्रल सॉल्ट है। अच्छा, एक जरूरी बात मेरे दिमाग में आई, मैं भूल जाऊंगा फिर उसको। अगर इसकी रिएक्शन करा दें SO3 के इसके साथ, सॉरी N2O के साथ, मान लो, बताओ क्या बनेगा। अगर इसकी रिएक्शन करा दें ब्लीचिंग पाउडर के साथ, अगर इसकी रिएक्शन करा दें SO2 के साथ, H2O2 के साथ, तो इसमें तो बनेगा N2+SO3, इसमें बन जाएगा SO3+CaCl2, यहां पे सीधे H2SO4 मिलेगा। बता सकते हो कैसे? भाई आप कहोगे कि ये बना कैसे, रियलिटी में पहले H2O और SO3 बनेगा, वो रिएक्ट करके H2SO4 में आ जाएंगे। तो ध्यान से देखें, यहां पे हमने एक्वस मीडियम है, सॉल्यूशंस हैं, ऐसे सोचें तो ये ऑक्सीडेंट आपने ले लिए। अब मैं ऑक्सीडेंट बदल रहा हूं जो नेसेंट ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ PbO2 एंड Pb3O4, ये 3 कंपाउंड है लेड के, इनमें से कौन कौन रिएक्ट कर सकता है SO2 के साथ और क्या बनेगा? तो देखो, आंसर है ये तीनों रिएक्ट करेंगे, तीनों रिएक्ट करेंगे, बट PbO के साथ नॉन रिडॉक्स होगी। PbO के साथ नॉन रिडॉक्स होगी। एक एसिडिक ऑक्साइड और PbO तो एम्फोटेरिक होता है, PbO2 के साथ रिडॉक्स होगी, इससे बनेगा PbSO4। बता सकते हो कैसे बना होगा PbSO4? हाँ, SO3 प्लस PbO आपस में रिएक्ट करके लेड सल्फेट में आएंगे। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं। और Pb3O4 रिएक्ट करता है SO2 के साथ, तो आपको PbSO3 भी मिलता है और PbSO4 भी मिलता है।
एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे? तो ये जो दो रिएक्शन लिखी है इन दोनों को ऐड कर लो। Pb3O4 में PbO है और PbO2 है, 2PbO प्लस PbO2, ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, मिक्स्ड ऑक्साइड है। तीनों रिएक्शन समझ में आ गई सबको? देखो ब्लाइंडली रटना नहीं है, अगर रटोगे तो गारंटी है कि कल भूल जाओगे। अगर आप रट्टे लगाएंगे तो कल भूल जाओगे, परसों भूल जाओगे, कितना दिन याद रख पाओगे? पर थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ोगे, लिंक करके लॉजिक के साथ, तो याद रहता है। ठीक है, अब देखो किताबें कैसे भरी जाती हैं, ये देखो आप। अच्छा अच्छा, मैं इसको फिनिश कर दूं पूरा। बुक्स कैसे भरी होती हैं ये मैं बता दूं आपको। प्राइवेट बुक्स, आपको टाइम पास नहीं करना इनमें। जैसे मैं कहूं कि बताओ SO2 और HOCl की रिएक्शन कराई, क्या बनेगा? अब HOCl आपको मालूम है नेसेंट ऑक्सीजन का सोर्स है। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं, इसी प्रॉब्लम को मैं कहूं कि SO2 और आपने मिलाया H2O प्लस Cl2, अब क्या बनेगा? इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सच तो ये है कि आपको मालूम है H2O प्लस Cl2 की रिएक्शन से क्या क्या बनता है? HCl प्लस HOCl, यही होता है ना। इस रिएक्शन में मैंने HOCl आपको रेडीमेड दे दिया, यहां बनवा लिया आपसे। बट SO3 की जगह H2SO4 मिलता है। क्यों SO3 H2SO4 मिला, SO3 क्यों नहीं बना? क्योंकि हमारे पास वाटर अवेलेबल है। ये दोनों केस समझ में आ गए आपको? अब ये हो सकता है रिएक्शंस आपको डिफरेंट लगती हों, बट कंसेप्चुअली दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बाकी केस आप जानते ही हैं, फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देगा, ये घिसे पिटे केस हैं। फेरस को फेरिक में, स्टेनस को स्टेनिक में। नहीं नहीं, ये तो मैंने मिक्स कर दिया, गलत हो गया। ये तो ऑक्सीडेंट, ये तो ऑक्सीडाइज हो गए ना। हम बात कर रहे हैं SO2 को ऑक्सीडाइज करना, एज रिडक्टेंट में बात कर रहा हूं अभी, एज रिडक्टेंट में बोल रहा हूं। आप बताओ मुझे, SO2 परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट होगा या टेम्परेरी? परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट और टेम्परेरी? तो आंसर है टेम्परेरी ब्लीचिंग एजेंट, क्योंकि इसका जो ब्लीचिंग एक्शन है वो रिड्यूसिंग बिहेवियर होता है। ब्लीचिंग एक्शन इसका रिड्यूसिंग बिहेवियर होता है। SO2 एक्वस मीडियम में H2SO4 में ऑक्सीडाइज होता है सल्फर, तो आपको नेसेंट हाइड्रोजन मिलती है।
नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो कलर्ड सब्सटेंस रिड्यूस होके कलरलेस बनता है। इस एक्शन को कहते हैं ब्लीचिंग एक्शन। कलर्ड सब्सटेंस कलरलेस बनता है थ्रू रिडक्शन, इसलिए ये टेम्परेरी ब्लीचिंग एजेंट है। जितनी भी ब्लीचिंग रिडक्शन से होती हैं वो टेम्परेरी, जितनी ब्लीचिंग ऑक्सीडेशन से होती हैं वो परमानेंट। तो SO2 टेम्परेरी ब्लीचिंग एजेंट है। तो ये तो बात हुई SO2 एज रिड्यूसिंग एजेंट। SO2 एज रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट लिख लो SO2 एज ऑक्सीडेंट। तो इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।